हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे। जो लोग मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं सीए फाइनल नवंबर 23 का सिलेबस कवर करने वाला हूं और आज डे 30 है। आज हम लोग का वीडियो नंबर 30 है, वीडियो नंबर 30 है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे वो पीजीबीपी को लेकर था। पीजीबीपी डिप्रिसिएशन, इस सब कंसेप्ट को लेकर, डब्ल्यूडीबी, इस सब को लेकर मैंने डील किया था। बहुत सारे केसला भी हम किए थे। आज थोड़ा सा वो सारे के सारे चैप्टर करते करते कहीं ना कहीं आप में एक ही टॉपिक को बहुत लंबा खींचते हुए आपको कहीं ना कहीं वो बोरिंग फील हो रहा होगा। इसीलिए आज थोड़ा हट के करते हैं और आज हम लोग करेंगे सेक्शन 35D। सेक्शन 35D, amortization of preliminary expenses, amortization of preliminary expenses। बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ये जो वीडियोज है ये सारे के सारे सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए रिलीवेंट है। तो सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। देखिए क्या होता है पीजीबीपी में। देखिए हम लोग 35D को लेकर डील कर रहे हैं। 35D मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे और एग्जाम से पहले आपसे मैं नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। देखिए, amortization of certain preliminary expenses, amortization of expenses of specified nature, या हम लोग इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट आपको मिलेगा इंडियन कंपनी को। और किसको मिलेगा? रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि 35D का बेनिफिट किसको मिलता है? 35D का बेनिफिट इंडियन कंपनी को मिलेगा, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगा। और जो नॉन कॉर्पोरेट है उसमें रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को 35D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? एसएससी इनकर्स एक्सपेंडिचर of a specified nature, incurs expenditure of a specified nature before commencement of business, before commencement of business। ये देखिए आप खर्च कर रहे हो कुछ स्पेसिफाइड नेचर के। यहाँ पर क्या क्या खर्च करोगे? बिजनेस शुरू होने से पहले जो कुछ भी खर्च किया उसका छूट नहीं मिलेगा। आपने पहले पढ़ाई किया, डिग्री ली, फिर आपने बिजनेस शुरू किया तो पढ़ाई करने वाला खर्चा नहीं मिलेगा। खर्चा कौन सा मिलेगा? जो आपका स्पेसिफाइड नेचर के, जो आपका स्पेसिफाइड नेचर क्या है वो मैं आगे स्लाइड्स में डील करता हूं। लेकिन कब मिलेगा? जब आप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हो। कौन सा बिजनेस? एनी बिजनेस, आइदर मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, रिटेलिंग, जो भी हो, किसी भी तरह का बिजनेस यदि आप करते हो और उस बिजनेस को शुरू करने से पहले जो भी एक्सपेंडिचर करते हो स्पेसिफाइड नेचर के, उसका छूट आपको 35D में मिलता है। और क्या होता है देखिए, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, in connection with setting up of new industrial undertaking। भाई जब सेटिंग अप करेगा तो नया ही होगा ना, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और extension of new industrial और extension of industrial undertaking,
हम खूब गौर से समझिएगा, ये आपके बेसिक कंसेप्ट है। यदि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो उस केस में कौन सा खर्चा मिलेगा, उस केस में कौन सा खर्चा मिलेगा, कौन से उस केस में 35D का बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप खर्चा करते हो स्पेसिफाइड नेचर के, एक्सपेंसेस इन स्पेसिफाइड नेचर इन कनेक्शन विद सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप करो उसके लिए, या फिर एक नया एक्सटेंशन करो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को लेकर, एक्सटेंशन कर रहे हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को लेकर, उसके लिए आपको छूट मिलेगा। समझ में आया? यदि आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुका है तो उस केस में क्या होगा, जो आप नया अंडरटेकिंग को सेटअप कर रहे हो उसके लिए आप स्पेसिफाइड नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर करते हो तब छूट मिलेगा, या फिर जो एक्सटेंशन करते हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का तब छूट मिलेगा। क्या हुआ था, ये आपका एक्चुअली लॉ ये था, हुआ क्या था, जब ये लॉ आया तब क्या हुआ, जो भी आपके जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो अदर इंडस्ट्रीज है वो जब नया अंडरटेकिंग स्टैब्लिश कर रहे थे तो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, बिकॉज बैंकिंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो जो कुछ भी बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर स्पेशली एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जो नए नए ब्रांचेस खोल रहे थे रूरल एरिया में, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वर्ड था। तब ये सारे गवर्नमेंट को अप्रोच किए, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां से इंडस्ट्रियल को काट दिया। समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपका अमेंडमेंट आया और क्या आ गया, तो ये आपका कोई भी अंडरटेकिंग यदि करते हो, आपका सेटिंग अप ऑफ अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल आवश्यकता नहीं है कि मान लो यदि कोई बैंकिंग में है तो बैंकिंग कहां से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप करेगा, या बैंकिंग कहां से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एक्सटेंड करेगा। इसके लिए क्या हुआ, इस इंडस्ट्रियल वर्ड को काट दिया गया। अब यदि आज के दिन में जो लॉ है वो लॉ क्या कहता है, 35D का बेनिफिट कब मिलता है, जब कोई एसएससी इंडियन कंपनी है या रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है इनकर्स करते हैं एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड नेचर के, कब इनकट करते हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन कनेक्शन विद सेटिंग अप ऑफ न्यू अंडरटेकिंग और एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल वर्ड डिलीट हो गया। इंडस्ट्रियल वर्ड क्या हो गया, इंडस्ट्रियल वर्ड आपका यहां से डिलीट हो गया। समझ गए? इंडस्ट्रियल वर्ड यहां से आपका डिलीट हो गया। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए मैं जानबूझ के बताया था कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहे, आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने स्लाइड में क्या कहा था, छूट कब मिलता है, छूट तब मिलता है जब आपका एसएससी, जो एसएससी है, वो एसएससी कौन है, इंडियन कंपनी है या रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, वो यदि एक्सपेंडिचर करते हैं स्पेसिफाइड नेचर के लिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एक्सटेंशन ऑफ आर न्यू अंडरटेकिंग और सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट, इसके लिए आपको छूट मिलता है। अब मान लीजिए यदि किसी ने किसी अदर पर्पस के लिए आपने कॉस्टली लोन लेकर रखा था, लोन को मीटअप करने के लिए यदि आपने यदि शेयर इशू किया तो क्या ये इसके अंदर में कवर्ड होगा? लोन को मीटअप करने के लिए आपने कुछ किया तो क्या ये इसके अंदर में कवर्ड होगा? आंसर इज नो, कवर्ड नहीं होगा। कौन सा केस कवर्ड होगा? वही केस कवर्ड होगा यदि आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए करते हो तो एक्सटेंशन ऑफ न्यू यूनिट और सेटिंग अप ऑफ न्यू अंडरटेकिंग। समझ में आया? ये एक्सटेंशन ऑफ न्यू अंडरटेकिंग उल्टा बोल दिया, एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट यही आएगा। देखिए क्या हुआ था, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी 1997 में आई थी, 1977 में इमरजेंसी के बाद अभी की जो बीजेपी है उस समय जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ क्या था, ये हार्डकोर जनसंघ क्या था, ये हार्डकोर स्वदेशी थी। इंडिया जो अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी मेक इन इंडिया पर फोकस करती है, लेकिन जनसंघ और अधिक हार्डकोर थे। जनसंघ ने क्या किया था, जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी उसी रात को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। उसी रात को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था,
और क्या कहा आरबीआई ने, क्या कहा आरबीआई ने नोटिफिकेशन इश्यू करके ये कहा कि इंडिया में जितने भी कंपनी है, इंडिया में जितने भी कंपनी है और जिनके फॉरेन होल्डिंग है, उस फॉरेन होल्डिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा 40% और 26% एज द केस में भी। कुछ क्राइटेरिया थे। तो क्या कहा गया था, जो भी कंपनीज है, जो भी फॉरेन कंपनीज है, जो भी एमएनसीज है, जो एमएनसी रिड्यूस फॉरेन शेयर होल्डिंग, एक मिनट, एमएनसी रिड्यूस फॉरेन शेयर होल्डिंग बाय 40% और 26% एज द केस में बी, within 3 months, otherwise government will liquidate द कंपनी। क्या कहा गया था, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एमएनसीज भारत में काम करते हैं उनको अपना फॉरेन शेयर होल्डिंग लिस्ट करना पड़ेगा, उनको फॉरेन शेयर होल्डिंग लिस्ट करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा स्वदेशी, फॉरेन शेयर होल्डिंग नहीं चलेगा, फॉरेन शेयर होल्डिंग को लिस्ट करना पड़ेगा अप टू 40% और कुछ केसेस में 26%। विदिन 3 months यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आपके कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे, हम आपके कंपनी को डिफंक्ट कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे, कंपनी को बंद कर देंगे बाय ऑर्डर। अब क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, जो भी उस समय जो भी एमएनसीज थे, कौन कौन से थे, एचयूएल थे, ब्रुक बॉन्ड, ब्रिटानिया, ये सारे कंपनी उस टाइम में ऑपरेट कर रहे थे जिसमें फॉरेन होल्डिंग मोर देन 50% हुआ करता था। गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के बाद ये सारे जो एमएनसीज थे, ये सारे जो एचयूएल, ये आपका ब्रुक बॉन्ड, ब्रिटानिया, ये सारे क्या किए, ये सारे पब्लिक इशू लेके आए टू रिड्यूस फॉरेन होल्डिंग। गवर्नमेंट के इसके बाद ये लोग क्या किए, ये लोग आपका टू रिड्यूस फॉरेन होल्डिंग, ये लोग पब्लिक इशू लेके आए, क्या लगता है आपको, ये जो पब्लिक इशू पर, ये जो शेयर इशू पर जो एक्सपेंसेस हुआ होगा, क्या इसके ऊपर 35D का बेनिफिट मिलेगा? क्या इसके ऊपर 35D का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों लगता है आपको मिलेगा? क्यों लग रहा है मिलेगा? मैंने क्या कहा था, कब मिलेगा? जब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट और सेटिंग अप ऑफ न्यू अंडरटेकिंग, यदि आप कोई नया अंडरटेकिंग खोलते हो, सेटिंग अप करते हो, तब मिलेगा, या आप कोई नया यूनिट खोल रहे हो तब मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने फॉरेन होल्डिंग को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक इशू किया, तो यहाँ पर आपको 35D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ऐसे ही क्या होता है ना, कोई जैसे मान लीजिए एक रिसेंटली का केस था रुचि सोया, उसमें बहुत अधिक बैंक से लोन लिए हुए थे, एसबीआई से हाईली, माने इतना था कि लिवरेज कंपनी था, इतने अधिक लोन लिए हुए थे, बहुत अधिक डेट था। कंपनी ने क्या किया, पब्लिक इशू लेके आया उस डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, कर्ज को मुक्त करने के लिए, अपने आप को डेट फ्री करने के लिए। क्या ये पब्लिक इशू, क्या जो ये लाया गया था शेयर इशू, क्या इसके अंदर में कवर्ड होंगे? क्या इसके ऊपर 35D का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए हम इसको एक नोट्स के रूप में आप लोग को लिखाते हैं, ये आप लोग मेरे साथ में आप लोग लिखते रहिए। इफ अ कंपनी brings out public issue to retire the costly loans or to finance
or to finance the existing working capital requirement. System capital requirement, then public issue expenses. Then public issue expenses are not allowed for deduction. Are not allowed for deduction under section 35D. समझ गए? मेरा जब ऑफलाइन क्लास हुआ करता था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर हम बोलेंगे जो लाए हैं इसके लिए और हम लाए हैं सेटिंग अप न्यू यूनिट के लिए और जो पैसा आएगा उसे लोन चुका देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ सेबी है। आपको पब्लिक इशू लाने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। आपको कंपनी को, इंडियन कंपनी को, किसी भी कंपनी को यदि कोई पब्लिक इशू लेके आती है तो पब्लिक इशू लाने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये पैसा आप किस लिए ले रहे हो, आप ये इशू क्यों लेके आ रहे हो। यदि आप ये बोलते हो कि ये इशू मैं लेके आ रहा हूं, एक नया यूनिट एक्वायर करूंगा या फिर अलग से एक बिजनेस का एक नया अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश करूंगा, तब तो आपको छूट मिल जाए। कोई बैंक बोलता है कि मैं ग्रामीण एरिया में एक नया यूनिट एस्टैब्लिश करूंगा या अपने एक लोन का एक नया सेगमेंट को शुरू करूंगा, मैं इंश्योरेंस बिजनेस में भी आऊंगा, यदि ऐसा कुछ है तब तो आपको छूट मिल जाएगा। तो क्या होता है, जब आप इशू लेके आते हो तो पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ इशू आपको बताना पड़ता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं बताऊंगा, पर्पस ऑफ इशू आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ता है, सीए को रिपोर्ट देना पड़ता है कि जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया गया था वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बोलोगे किसी और नाम पर पैसा ले रहे हैं और 35D का बेनिफिट लेके निकल जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? अब मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, 35D का बेनिफिट किसको मिलता है? 35D का बेनिफिट मिलता है एसएससी को और नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट एसएससी को। किसके लिए मिलता है? फॉर सेटिंग अप यदि नया बिजनेस है तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप जो भी खर्च किए हो ऑफ स्पेसिफाइड नेचर, एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो खर्च करोगे स्पेसिफाइड नेचर का, किस चीज के लिए? एक्सटेंशन ऑफ अ न्यू अंडरटेकिंग और सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट, उसके लिए यदि करोगे तुम। अब ये बात उठती है कि स्पेसिफाइड नेचर क्या होता है? स्पेसिफाइड नेचर क्या होता है? देखिए, स्पेसिफाइड नेचर, देखिए ये जो लिस्ट है ये आपका एग्जॉस्टिव है। स्पेसिफाइड नेचर के अंदर में ये सभी आएंगे। लिस्ट क्या है? लिस्ट आपका एग्जॉस्टिव है। अब ऐसा नहीं कि सेम नेचर का हम इसको भी मान लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जो खर्चा इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। अब सोचिए इसको हम कैसे इसको पढ़ेंगे। जब कहीं भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या बनाते हो? सबसे पहले आप बनाते हो प्रोजेक्ट। तो कौन सा खर्चा मिलेगा? प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। समझ में आया? जब कोई भी आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो पहले क्या बनाते हो? प्रोजेक्ट। तो पहला खर्चा क्या मिलेगा? पहला मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट आपका और क्या करते हो? ये प्रोजेक्ट कैसा है? आप लोग यदि मैं बताऊं, कोई भी यदि प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके पहले बहुत दिनों तक उसके ऊपर R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, फिजिबिलिटी चेक किया जाता है, क्या ये मार्केट में काम करेगा। जिलेट जो कंपनी थी, जो रेजर वाली कंपनी, जब वो आई थी तो 3 साल तक उसने ट्रायल एंड एरर करते रहे थे। प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं,
किसी कारण से वो जो इंडियन स्कीम है उस पर शूट नहीं कर रहा था, तो क्या हो गया, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। अब मैंने क्या कहा, पहले तो आपने दिखा दिया कि प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है, अब आपने फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, क्या ये कितना फिजिबल है, क्या मार्केट इसमें काम करेगा नहीं करेगा। अब क्या करते हो, अब आप मार्केट सर्वे करते हो, कंडक्टिंग ऑफ मार्केट सर्वे। अब आप मार्केट सर्वे कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड क्या एंड अदर सर्विसेज, जो सर्वे से रिलेवेंट और जो अदर सर्विसेज आप उसको कर रहे हो, चेक करने के लिए कि मेरा डिमांड है या नहीं है या नहीं है। नेक्स्ट क्या हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब आपको जब पता चल गया कि सब कुछ ठीक है, तब आप नया प्लांट को बैठाओगे या कंस्ट्रक्शन कराओगे, जो कुछ भी करोगे उसका एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, प्लांट कैसा होगा, किस जगह पर कौन सा मशीनरी होगी, जो भी आप करोगे, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा इससे रिलेवेंट वो सारे आएंगे, वो सारे इसके अंदर में आएंगे। आप ये जो A to D है, आप या तो इसको सेल्फ कर सकते हो या इसको आप खुद कर सकते हो, प्रोजेक्ट आप खुद बना सकते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आप खुद कर सकते हो, मार्केट सर्वे भी आप खुद करा सकते हो, और इंजीनियरिंग का काम भी आप खुद भी कर सकते हो। तो A to D है वो आप आइदर आप सेल्फ कर सकते हो या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हो, या थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप यदि सेल्फ करोगे फिर भी और थर्ड पार्टी से करोगे फिर भी, ये दोनों के दोनों खर्चे इसमें अलाउ हो जाएंगे, सारे खर्चे इसमें अलाउ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस। अब आपने क्या किया, अब आपने इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोजेक्ट का समझ में आ गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बना लिया, बैंक से लोन आपने निकलवा लिया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने क्लियर कर ली, मार्केट का आपने मूड चेक कर लिया, इंजीनियरिंग के थ्रू आपने कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। आप क्या करोगे, अब आप लीगल खर्चा करोगे। लीगल खर्चा क्या होता है, आप ड्राफ्ट बनाओगे, मेमोरेंडम बनाओगे, आर्टिकल बनाओगे, या जो कोई भी आपके क्लाइंट्स होंगे उसके साथ लीगल एग्रीमेंट करोगे, तो ये सारे लीगल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जो भी आपके जो पार्टनर्स है उसके साथ आपका एग्रीमेंट होगा, ये सारे लीगल एक्सपेंसेस इसके अंदर में आ जाएंगे। तो लीगल एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, देखिए, ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम, ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन, जो भी आप ड्राफ्ट करोगे। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग ऑफ MO एंड AO, जो प्रिंटिंग करो, एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट, एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट, अदर लीगल, जो भी आप अदर लीगल डॉक्यूमेंट करो उससे क्या कर, लीगल फीस, लीगल फीस, सॉरी लीगल फीस फॉर इंटरिंग एग्रीमेंट, लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी, सॉरी फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी, लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। आप जो कंपनी को रजिस्टर करोगे उसके लिए लीगल फीस, लीगल फीस इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, पब्लिक इशू एक्सपेंडिचर, पब्लिक इशू एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें क्या क्या आएंगे, इसके अंदर में आपका आ जाएंगे से जो अंडर राइटिंग कमीशन है, जो अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस है, जो आपने ब्रोकरेज पे किया, इसमें वो केस भी कवर हो जाएगा कि जो शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, आप जो उसको रिफंड करोगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, वो भी आपके इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। तो पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस के अंदर में क्या आएगा, अंडर राइटिंग, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटिंग। एक शॉर्ट वे में मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि कभी भी मैं लॉ का लैंग्वेज को नहीं लिखता हूं, मैं उस लॉ के लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ब्रोकरेज, और क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे इसके अंदर में कवर्ड हो जाएंगे। और क्या कवर्ड होगा, और एनी अदर एक्सपेंडिचर एज प्रिस्क्राइब्ड, एक्सपेंडिचर एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा एक्सपेंडिचर या जो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर रहेंगे वो भी इसके अंदर में कवर्ड हो जाएंगे, वो भी इसके अंदर में कवर्ड हो जाएंगे। समझ में आ गया, वो भी इसके अंदर में कवर्ड हो जाएंगे।
तो मैं यदि आपसे बताऊं कि क्या क्या एक्सपेंसेस कवर होते हैं, मैं यदि आपसे पूछूं क्या क्या एक्सपेंसेस कवर होते हैं, तो पहला क्या होगा? सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाओगे कि मेरा कंपनी कैसा होगा। प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा? आप उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर मार्केट सर्वे करोगे कि प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। इसके बाद क्या हो गया? इंजीनियरिंग का काम करोगे। इंजीनियरिंग के थ्रू फैक्ट्री सेटअप होगा, अदर प्लांट मशीनरी बनेंगे, जो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनेगा, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज कवर्ड हो जाएंगे। इसमें जो आपका या तो ये खर्चा आप खुद करोगे या किसी थर्ड पार्टी से कराओगे। फिर क्या आ गया? फिर आपका आ गया लीगल एक्सपेंसेस। लीगल का अब जब ये बन चुका है तब लीगल काम शुरू होगा। अब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो जो रजिस्ट्रेशन में खर्चा होगा वो आएगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आप एमओए बनाओगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब आप बनाओगे, प्रिंट आउट करोगे, लीगल फीस पे करोगे कंपनी को रजिस्टर करने में। जो पब्लिक इशू का एक्सपेंडिचर होगा, जो पब्लिक इशू का एक्सपेंडिचर होगा आप वो करोगे। इसके अलावा और कुछ एक्सपेंडिचर जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो इसके अंदर में आ जाएगा, वो इसके अंदर में आ जाएगा। देखिए आगे मैंने आपको क्या कहा था, लीगल फीस के अंदर में क्या क्या आता है? लीगल फीस के अंदर में आता है ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रिंटिंग, फिर आपका आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन के जो खर्चे होते हैं वो आ गया। इसमें मैंने एक और कहा था लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। सपोज कीजिए मैंने एक कंपनी खोला, मैंने एक कहानी को गौर से सुनिएगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा आपका। मेरे पॉइंट को खूब गौर से समझिएगा। आपने क्या किया था? आपने एक कंपनी खोला और उसका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, आपने देखा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना, आप हरी में हो, आपने 5 लाख रुपीज का जस्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल रख के, 10 लाख रुपीज का ऑथोराइज्ड कैपिटल रख के आपने कंपनी को खोला। इसके लिए आपको आरओसी को फीस पे करना पड़ा, से फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए। ये आपको लीगल फीस है। आपका जो लॉयर का फीस होता है, सीए का फीस होता है, आरओसी का फीस होता है, ये सारे फीस लेकर से आपको पे करना पड़ा 50,000 रुपीज। तो क्या ये 50,000 35D में कवर्ड होगा? हाँ ये कवर्ड होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। फिर क्या हुआ था? आपको कुछ सालों के बाद या 6 महीने के बाद आपको इस बात का रियलाइज हुआ, पहले आपने कंपनी खोला था टैक्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बोल के आपने कंपनी खोला। आपने 10 लाख रुपीज का क्या रखा था? 10 लाख रुपीज का आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल रखा, 10 लाख रुपीज का आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल रखा, और जो भी आपने एक्सपेंसेस पे किया उसका छूट आपको मिल जाएगा 35D में। अब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 इयर्स, आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि टैक्स एक्स को हमें बड़ा करना है, हमें इसे बहुत बड़ा करना है, और आपने क्या किया? ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहा, फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, 10 लाख टू 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी समझिए, आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहा। मेरे दोस्त ये बताओ, ये जो इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर पे किया, आपने लीगल फीस पे किया, आरओसी को फीस पे किया, से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज आपने पे किया। क्या ये 10 लाख 35D में आएगा? क्या ये 10 लाख 35D में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों लगता है आपको आएगा? मैंने क्या कहा था? लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। यहां पर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हो रहा है, यहां पर आप ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, इसीलिए नहीं आएगा। और ये 10 लाख रुपीज आपका पानी में चला जाएगा, ये पानी में चला जाएगा, इसका कोई छूट नहीं मिलेगा आपको। 35D में कोई छूट नहीं मिलेगा, और इसका छूट और कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए? तो आपको क्या करना है? आप पहले ही प्लानिंग कर लीजिए, बड़ा सोच के चलिए कि मेरा कितना का बिजनेस खड़ा होने वाला है, मेरा प्लानिंग क्या है। अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, प्लानिंग बड़ा बनाइए, और ऐसा नहीं कि अभी कम पैसा के चक्कर में 20-25 20,000 25,000 देकर मैं कंपनी को रजिस्टर कर लूं और बाद में इंक्रीज कर लूंगा। यदि आप बाद में ऐसा करते हो तो वो पैसा आपका पानी में जाता है। प्लीज नोट,
इसीलिए स्टार्टिंग में आप ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करोगे, उसके लिए आपको नहीं छूट मिलेगा। छूट आपको सिर्फ मिलेगा कंपनी का रजिस्टर करने के लिए, कंपनी का रजिस्टर करने के लिए। आइए, अब मैंने क्या कहा था, जो आपको छूट मिलता है, कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर थे, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर को डिटेल में मैंने डील किया था। अब मैं आपको ये कहता हूं कि लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगा, कितना का छूट मिलेगा, कितना का छूट मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगा, कितना का छूट मिलेगा, बताइए कितना का छूट मिलेगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, जो लोग नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी, आपको पता ही है ये सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है, उसका एक कैप दिया हुआ है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, जो भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद जो नया अंडरटेकिंग सेटअप कर रहे हो या नया यूनिट सेटअप कर रहे हो, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसका 5% ही आपका 35D के अंदर में आएगा, 35D के अंदर में आएगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसएससी, यदि कॉर्पोरेट एसएससी है, मतलब इंडियन कंपनी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका आएगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हिचएवर इज मोर, जो भी अधिक होगा। देखो ये मैंने लिमिट कह दिया है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। सपोज कीजिए ये आपका लिमिट है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे रह सकता है। सपोज कीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, माय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 500 करोड़, तो 5% कितना होगा, 25 करोड़ होगा। और मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड नेचर में ओनली 10 करोड़ हुआ है, तो हमको छूट 10 करोड़ का मिलेगा। ये लिमिट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे रह सकता है। समझ में आया? फिर से मैं कहता हूं कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का और मेरा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ है 50 करोड़ का, तो हमको कितना का छूट मिलेगा, हमको 25 करोड़ का ही छूट मिलेगा, क्योंकि ये जो लिमिट है इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे आप रह सकते हो, इसके नीचे आप रह सकते हो। ये छूट कब मिलेगा, ये छूट कब मिलेगा, ये छूट मिलेगा 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो भी आपका लिमिट दिया हुआ है, जो खर्चा हुआ है, जो इलिजिबल एक्सपेंडिचर हो गए। इलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो आपका लिमिट दिया हुआ है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, व्हिच इज लोअर, क्या होगा, इलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या दिया होगा, जो आपका लिमिट दिया हुआ है, लिमिट से हमेशा कम ही रहेगा, वो अधिक नहीं जाएगा, लिमिट तक मैक्सिमम जाएगा। और इसका छूट कैसे मिलेगा, 35D में छूट कैसे मिलेगा, 35D में छूट कैसे मिलेगा, 35, एक मिनट रुकिएगा, 35D में छूट मिलेगा 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर एवरी ईयर। और ये छूट आपको 5 साल तक मिलेगा, ये छूट आपको 5 साल तक मिलेगा, ये छूट आपको 5 साल तक मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए कुछ इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी जाएगा, तो पहले मैं आपका पार्ट 2 तक में लेके जाऊंगा, इसलिए इसके वजह थोड़ा सा एक पॉइंट को डील कर लेता हूं कि मैंने क्या कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वो तो आप समझ गए होंगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपके यदि इंडियन कंपनी बोरोइंग कर रहा है तो क्या क्या आएगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिच इज मोर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर में क्या क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले आपका आएगा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ये सारे रिपोर्ट कब चेक करने पड़ेंगे, जिस दिन आपका लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर है, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन व्हिच कमेंसमेंट बिजनेस वाज कमेंस्ड, बिजनेस वाज कमेंस्ड या बिजनेस इज कमेंस्ड, जो भी समझिए, और न्यू यूनिट एस्टैब्लिश्ड।
देखिए मैंने क्या कहा था, क्या क्या आएंगे, इशूड शेयर कैपिटल आएंगे, डिवेंचर आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होगा, कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपने यदि इंडिया में यदि बोरो किया, इंडिया में यदि आपने बोरो किया है और किससे लिया, आपने गवर्नमेंट से लिया, बैंक से लिया, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, इस सब से यदि आपने लोन लिया है तो क्या होगा, ड्यूरेशन शुड बी मोर देन 5 years। लॉ में लिखा हुआ है ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 5 years। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है ये 5 साल से अधिक का होना चाहिए। यदि आपने लोन 5 साल से कम का लिया है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा। लोन यदि आपने 5 साल का अधिक का लिया है तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। ड्यूरेशन शुड बी 5 years और मोर, 5 years और मोर। लेकिन यदि आपने बोरोइंग किया और बोरोइंग आपने यदि फॉरेन कंट्री में किया है, फॉरेन कंट्री में यदि आपने बोरोइंग किया है, फॉरेन कंट्री बोरोइंग, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ड्यूरेशन है वो 5 साल के बदले में 7 years होगा, 5 years के बदले में 7 years होगा। तो ये क्राइटेरिया आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के, इशू शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका आएगा 5 साल से अधिक का लोन होना चाहिए। इफ लोन वाज बोरोड इन इंडिया, इफ लोन वाज बोरोड आउटसाइड इंडिया, देन दिस टर्म शुड बी मोर देन 7 years, 7 years और मोर। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। अब क्या हुआ था ना, एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट केस लॉ है, एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट केस लॉ है बर्जर इंडिया का। बर्जर पेंट का एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट केस लॉ है। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कहा था आपको कि इशू शेयर कैपिटल आएगा, डिवेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया था। क्या मैंने शेयर प्रीमियम कहा था, रिजर्व एंड सरप्लस कहा था? तो क्या शेयर प्रीमियम आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा? तो बर्जर पेंट का एक केस हुआ था जिसमें बर्जर पेंट ने क्या किया था, शेयर प्रीमियम को भी कवर किया था। आप शेयर प्रीमियम को कवर क्यों करोगे, ताकि लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाए, आपके एक्सपीरियंस की जो लिमिट है वो लिमिट आपका इंक्रीज हो जाए, उसके लिए आप शेयर प्रीमियम को कवर करोगे। क्या शेयर प्रीमियम कवर होगा? आंसर इज कवर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इन बर्जर पेंट, सुप्रीम कोर्ट इन बर्जर पेंट्स, एक मिनट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेयर प्रीमियम नॉट कवर्ड अंडर शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल के अंदर में नहीं आएगा, शेयर प्रीमियम नॉट कवर्ड अंडर शेयर कैपिटल, नॉट कवर्ड अंडर शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम के अंदर में शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? कोर्ट ने क्या कहा था, यदि ये कवर्ड होता तो इट वुड हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, इट वुड हैव बीन मेंशन्ड इन लॉ, इट वुड हैव बीन मेंशन्ड इन लॉ, मेंशन्ड इन लॉ। ये आपका स्पेशली मेंशन किया रहता यदि ये कवर्ड होता तो, बट ये कवर्ड नहीं है, ठीक है, ये कवर्ड नहीं है। सेकेंड थिंग, इसमें दो और छोटी छोटी बातें हैं कि आपको जो भी आप खर्चा करोगे दैट एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड, एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। आपने कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट किया था या आपने अप्रूव्ड बाय बोर्ड, आपने मार्केट सर्वे किया था, बट उस मार्केट उसके कुछ पार्ट को बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया, हो सकता है अप्रूव नहीं किया, तो जो अप्रूव करेगा वही 35D के अंदर में इलिजिबल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और छूट कब से मिलेगा, छूट कब से मिलेगा, डिडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, डिडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस वाज स्टार्टेड, न्यू बिजनेस कमेंस्ड, इन विच बिजनेस वाज स्टार्टेड, बिजनेस वाज स्टार्टेड और न्यू यूनिट सेटअप, और यूनिट सेटअप। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, ये कुछ क्राइटेरिया थे। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इसका फिर पार्ट 2 आएगा, इसमें कुछ इसके अमेलगमेशन के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा हम लोग पार्ट 2 में डील करेंगे।
इसके अलावा कुछ केस लॉज हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट केस लॉ 35D को लेकर, वो भी आपको मैं डील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस शेयरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।